नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। बात आज हम करेंगे महाराष्ट्र के मुद्दे की। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के नाम पर भाषा विवाद का मुद्दा और गहराता जा रहा है। ठाकरे बंधुओं ने मराठी अस्मिता के नाम पर गैर मराठी, खासकर उत्तर भारतीयों के खिलाफ मारपीट, गुंडागर्दी को हरी झंडी दी। गैर मराठियों पर मनसे के उत्पात का विरोध महाराष्ट्र में ही हो रहा है। महाराष्ट्र की जनता राज ठाकरे के गुंडों के खिलाफ आवाज उठाने लगी है। मुंबई के मीरा रोड पर फूड स्टॉल मालिक की पिटाई के खिलाफ व्यापारी संघ ने विरोध प्रदर्शन किया है। राज ठाकरे के गुंडे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। भारत का संविधान कहता है कि भारत के लोग देश के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, बस सकते हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हैं। तो फिर महाराष्ट्र में मराठी बोलने की व्यवस्था आखिर क्यों? महाराष्ट्र में कई लोग हैं जो बाहर से आकर बसे हैं और मराठी बोलते भी हैं, लेकिन कई लोग मराठी नहीं बोल पाते। उन्हें अपनी भाषा में बोलना सहज लगता है। तो फिर सिर्फ भाषा के नाम पर मराठी बोलने की पाबंदी लगाकर गुंडई क्यों की जा रही है? क्या मराठी गैर मराठी का विवाद खड़ा किए बिना सियासत नहीं हो सकती? क्या विकास को मुद्दा बनाकर सियासत नहीं हो सकती? आंकड़े हमारे फैसला आपका में ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर हमने एक सर्वे कराया। सर्वे के साथ ही AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान से भी हम बात करेंगे और उनसे उनकी पार्टी का पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता के बीच जाकर जो सर्वे कराया है उसके कुछ सवाल हैं। सबसे पहले दो सवाल लेता हूं। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा की पहचान बचाने के नाम पर कुछ पार्टियां क्या गुंडागर्दी कर रही हैं? 53% लोग, 53% लोगों ने कहा बिल्कुल गुंडागर्दी कर रही हैं। 46% लोगों ने कहा गुंडागर्दी नहीं कर रही हैं और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, भाषा के नाम पर बिना वजह हिंदी भाषियों से मारपीट करने वालों पर क्या एक्शन होना चाहिए? 39% लोग, 39% लोगों ने कहा कि केस दर्ज होना चाहिए, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। ये 17% लोगों ने कहा और 10% लोग ये मानते थे कि पार्टी को ही बैन कर देना चाहिए। 34% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। अब इस पर हम राय जानने की कोशिश करेंगे। वारिस पठान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वारिस साहब, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत करता हूं और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि भाषा विवाद पर आपकी राय क्या है, जो कि महाराष्ट्र में इस वक्त अपने चरम पर है? क्या बोलने का इसमें, देखिए मेरा तो एक ही मानना है कि हर भारतीय को सबके धर्म का सम्मान करना चाहिए। हर भारतीय को तमाम भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। हम सब भाषाओं का सम्मान करते हैं, कोई किसी भाषा का अपमान करने में नहीं मानता और हमारा यही मानना है कि सबको सम्मान करना चाहिए। मुंबई में रहते तो हमको तो मराठी भी आता है। आई टॉक इन इंग्लिश, मी मराठीमध्ये बोलू शकतोय, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मने गुजराती पण बोलवा आवड़े छे। तो अब मेरे को आए, मुझे तो 4 भाषा आती है। पर हमारा इतना ही बोलना है, देखिए अभी ये मार रहे हैं इनको, वो मार रहे हैं इनको, ये सारी चीजों के अंदर लफड़ा क्या कर रहे हैं बीजेपी के मंत्री पता है आपको? मुसलमानों को घुसट रहे, ये गलत है। अब वो मंत्री मुसलमानों के खिलाफ इतनी अनाप शनाप बकवास कर करके पहले भी बोला था कि मस्जिद में मुसलमानों को घुस के मारेंगे। मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ, नफरती चिंटू जो बीजेपी के मिनिस्टर है। हमने बोला आजा भाई मस्जिद में हम बैठे, आएगा 2 टांग पे जाएगा स्ट्रेचर पे। अब वो फिर ये भाषा का लड़ाई किसकी? दूसरे घुसाड़ रहे किसको? मुसलमान को। जाओ दाढ़ी वाले को पूछो, जाओ टोपी वाले को पूछो, जाओ मोहम्मद अली रोड जाओ, जाओ भिंडी बाजार जाओ। तो ऐसा क्यों भड़काने का, क्यों भड़काओ भाषण देने का? वो भी आप महाराष्ट्र के असेंबली के परिसर में खड़े रहकर ये सारी बातें कर रहे हो, हेट स्पीच आप दे रहे हो वहां पे मुसलमानों के खिलाफ। तो हमने ये कहा कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत, हिम्मत और ये गुद्दा है तो जाओ ना। आपको ये बोलना चाहिए था कि जाओ अंबानी को पूछो, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट को मराठी में बोलो, जाओ अडानी को पूछो, बिरला को पूछो, मुंबई वालों की बात करो, बिरला को पूछो। अरे आप ही के जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद है, उनको जाके बोलो, कंगना रनावत का नाम लो, हेमा मालिनी का नाम लो, आप जाके सनी देओल आपके सांसद थे उनका नाम लो,
उनका नाम नहीं लेंगे। बस मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, इनको किसी भी तरह से मुसलमान को ला के बीच में कटघरे में खड़े की कोशिश ये बीजेपी सरकार के मंत्री कर रहे हैं। तो चाहते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सारी चीजें संज्ञान में लेना चाहिए और इस तरह के जो नफरती बयानबाजी कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ उनकी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए। वारिस पठान, असल में मुद्दों की कमी नहीं है, महाराष्ट्र में मुद्दे भरे पड़े हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, अनेक ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन दोनों भाई, दोनों ठाकरे ब्रदर्स भाषा का मुद्दा लेकर बैठे हैं। इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, दो भाई एक साथ आए, अच्छी बात है। 19 साल 18 साल के बाद में आए, जो भी बड़ा अच्छी बात है। साथ में आए भाई, हमको उससे कोई वो नहीं है। दो फैमिली परिवार मिला, अच्छी बात है, खुशी की बात है। मगर यहाँ पर हमने ये भी देखा कि इस सदन के अंदर एमएलसी जो सरकार के मंत्री, उन्होंने खड़े रहकर कहा कि 767 आंकड़ा है जो बता रहा हूं मैं, फार्मर्स ने सिर्फ 3 महीने के अंदर सुसाइड कर लिया है महाराष्ट्र में। उनके बारे में कोई क्यों ध्यान नहीं डालता? आत्महत्या कर रहा है किसान, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता? तो उसको एमएसपी आप माफ करो, उनके लिए कोई रियायत दो। हर आए दिन हम सुन रहे हैं कि कभी औरंगाबाद में तो कभी मराठवाड़ा में किस न किस तरह फार्मर आत्महत्या कर रहा है। तो सरकार को वोट चाहिए सबके, मगर जब वो तकलीफ में होते हैं ना, सरकार भाग जाती है। और महाराष्ट्र का किसान भी सब चीज देख रहा है, महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है, महाराष्ट्र का युवा सब देख रहा है कि किस तरह से सत्ता की कुर्सी पर बैठकर इख्तियार पाकर लोगों के जो मेन मसले मुद्दे, उससे सरकार पूरी तरह से भटक चुकी। वारिस पठान साहब, कानून बहुत कुछ कहता है, संविधान बहुत कुछ कहता है, लेकिन गैर मराठियों से भाषा के नाम पर जो मारपीट हो रही है, एमएनएस के लोग मारपीट कर रहे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग मारपीट कर रहे हैं, इस पर सरकार को क्या करना चाहिए, आपकी राय? देखिए साहब, मारपीट के ऊपर तो ऐसा है, मैं तो लॉयर भी हूं, कायदा कानून भी जानता हूं। देश में रूल ऑफ लॉ चलेगा, कायदा कानून चलेगा। किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी को लगता है कोई कुछ गलत किया है, जाओ पुलिस चौकी में कंप्लेंट डालो। मगर यहां तो हम देख रहे हैं कि गुंडागर्दी, दादागिरी, भाईगिरी बढ़ते ही जा रही है। एक एमएलए, ये शिंदेगढ़ के एमएलए गायकवाड़ साहब, महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर एमएलए हॉस्टल की बात बता रहा हूं आपको, उनको कोई खाना पसंद नहीं आया, उनको लगा बासी है। अरे आप आगे कंप्लेंट करते, उसका लाइसेंस कैंसिल करना था। लेकिन आप क्या किए, गंजी लुंगी में पहन के आए, वो बेचारे गरीब को पंच मार दिया, लाफा मार दिया, शिव गाड़ करके चले गए। तो ये दादागिरी, गुंडागिरी क्यों हो रही? क्योंकि बीजेपी सरकार ऐसे लोगों के ऊपर सख्ताई नहीं बरतती है ना। इनके खिलाफ सख्त कदम उठाओ, निकालो इनको। मगर कुछ नहीं करते। इन पे तो मैं सुना केस भी नहीं हो रहा है, वो ना माफी मांग रहे हैं ना केस हो रहा है, कुछ नहीं। तो किस तरह से हम देश को आगे लेंगे, किस तरह से राज्य आगे जाएगा? नहीं, लेकिन केस तो हो गया, जो घूसा मारा गया था उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन वारिस पठान साहब, एक मंत्री ये कहते हैं कि भिंडी बाजार जाओ, यानी कि एक पार्टी के नेता ने कहा मराठी बोलो, नहीं बोलेंगे तो चाटा मार देंगे, और दूसरा पार्टी का नेता कहता है कि भिंडी बाजार जाओ, वहां के लोगों को बोलो कि मराठी बोलें। अब ये जो भड़ाने और लड़ाने की जो खेल है, इस पर कुछ कहेंगे? अरे भाई, ये तो वो इंसान है जो इस तरह के मुसलमानों के खिलाफ आए दिन नफरत फैलाता है, और उसको मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकने के लिए, नफरत फैलाने के लिए भाजपा सरकार रिवॉर्ड दे चुकी है। उसको तो मंत्री बना दिया गया है, जिसने कहा था कि हम मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को मारेंगे। हमने कहा था आ जा भाई, मस्जिद में बैठे है, आएगा बेटा, 2 टांग पे जाएगा स्ट्रेचर पे। देखो, मुसलमान ना डरता किसी के बाप से भी नहीं है। हम कायदे कानून का सम्मान करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसीलिए हम पूरी तरह से सक्षम रहकर अपनी बात रखते हैं। हम इस तरह के अनाप शनाप हेट स्पीचेस नहीं देते। मगर सरकार इन पे लगाम नहीं लगाती, इनके ऊपर लगाम नहीं लगाते। तो अब इसमें इतनी हिम्मत हो गई। वही तो मैंने बोला कि अगर तुम्हें हिम्मत है, जाके बोलो, तुम अंबानी को बोलो, कंगना रनावत का नाम लो, हेमा मालिनी का नाम लो, सनी देओल का नाम लो, बिरला का नाम लो, जो यहाँ पे मुंबई में रह रहे, उनका नाम क्यों नहीं लेते तुम भाई? बस जिनको टोपी वाले, दाढ़ी वाले से ही नफरत है, वही बस नफरत फैलाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मगर पूरी जनता जानती है इन ढोंगियों को, और इन ढोंगियों का पर्दाफाश होता है। मगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जवाबदारी है, फडणवीस साहब की जवाबदारी है कि ऐसे नफरती लोगों की जुबान पर लगाम लगाए, तब जाके हमारे महाराष्ट्र राज्य के अंदर शांति का वातावरण होगा। बने रहिए आप हमारे साथ। तमाम बातों के साथ साथ तो कुछ सर्वे के और भी सवाल हम पूछेंगे, लेकिन एक सवाल और है कि हिंदी भाषियों पर हमले क्या मराठी वोट हासिल करने की राजनीतिक स्टंट है? ये सर्वे का सवाल है। 58% लोगों ने कहा बिल्कुल यही है, ये पॉलिटिकल स्टंट है।
और 39% लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है। 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, 4 जो सबसे बड़ी स्थिति है कि सभी भारतीयों को देश के किसी भी राज्य में अपनी पसंद की भाषा बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोगों से हमने पूछा, 91% लोगों ने कहा, 91% लोगों ने कहा कि बिल्कुल ये स्वतंत्रता होनी चाहिए, 5% लोगों ने कहा नहीं होनी चाहिए और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। वारिस पठान हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे हम तमाम सारे सवालों का जिक्र कर रहे हैं। पठान साहब, क्या मराठी हिंदी के मुद्दे पर महाराष्ट्र के वोट का पोलराइजेशन होगा, आप ऐसा मानते हैं? अब चुनाव है, सबको पता है कॉर्पोरेशन का चुनाव आने वाला आहे. आता सगळ्यांनाही माहीत आहे की कॉर्पोरेशनच्या चुनाव येणार, निवडणूक आता येणार आहे. तिच्यामुळे सगळं लोक असा रीतीने तसा रीतीने हे सगळं काम करतात. सरकार दिशप्रमाणे बघत आहे ना काय चाललं आहे राज्यामध्ये. तर सगळ्यांना हिरो बनवायचे, पण तुम्ही बात करा ना, एम्प्लॉयमेंटची बात तुम्ही करा, की शेतकरीची बात तुम्ही करा, कसा महाराष्ट्राचा विकास होईल त्याची तुम्ही बात करा. तुम्ही एक पलावा पुलचं उद्घाटन करतात आणि 2 दिवसामध्ये तर पुलला तुम्हाला बंद करावं लागतं, कारण की तुम्ही ते खड्डे आहे. आता लोक असं म्हणतात, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पर रस्ते पे खड्डे नहीं, खड्डे पर रस्ते बना दिए गए. ये तो सब बात हो रही है ना. तो महाराष्ट्र की सरकार को ये सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए. अरे विकास के मुद्दे से बढ़ जाएंगे तो कहां से देश आगे बढ़ेगा. आपने सही कहा कि बीएमसी के चुनाव आ गए और बीएमसी के चुनाव के मद्देनजर ये सारा एक तरह से ताना बाना बुनने की कोशिश की जा रही है। वारिस पठान साहब, क्या आप मानते हैं कि उत्तर भारतीय वोट एक पक्ष में जा सकते हैं, जो तमाशा हो रहा है मराठी भाषा का? अभी देखिए, वोटर डिसाइड करेगा किस बाजू जाने का. विकास की तरफ वोटर जाएगा. वोटर ये सारी चीजों से परेशान होगा. उसको विकास चाहिए, जवान इंसान को रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, अच्छे रास्ते चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, खाने पीने को चाहिए, किसान को पूरी तरह से उसका एमएसपी का वो चाहिए. हर चीज अगर सरकार नहीं दे सकेगी तो सरकार को इस बार जनता पूरी तरह जवाब देगी. ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन एमएनएस ने अपनी रणनीति बना ली है. वो मराठी भाषा के इर्द गिर्द, मराठी वोटरों के इर्द गिर्द अपनी रणनीति बना रही है. भारतीय जनता पार्टी थोड़ा असमंजस में है. वो मराठियों को भी लपेटना चाहती है और हिंदी भाषी लोगों को भी नाराज करना नहीं चाहती. लेकिन एआईएमआईएम की भी अपनी रणनीति होगी. बिहार चुनाव में भी उनकी अपनी रणनीति होगी. क्या है रणनीति? देखिए, बिल्कुल जिस तरह तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियां चुनाव लड़ेगी, उस तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी लड़ेगी. बिहार में पिछली मरतबा भी हम लड़े थे सिर्फ सीमांचल से, जहां पर 5 हमारे एमएलए जीत कर आए. उसमें से 4 जो थे बिक गए, अपने जमीर को बेच दिया, आरजेडी वाले ने खरीद लिया. मगर हमको यकीन है इस मरतबा भी हम बिहार में पूरी तरह लड़ेंगे. देखिए, गठबंधन होता है, ठीक है. हमारे वहां के जो प्रेसिडेंट अख्तर ईमान साहब ने लेटर लिखा है आरजेडी को कि आइए साथ में मिलकर बीजेपी को हराएंगे. ये सांप्रदायिक पार्टियां हैं, बीजेपी से उनको हराना जरूरी है. तो उनको अगर रोकना है, उनको हराना है, तो एक साथ कांधे से करना मिलाकर लड़ेंगे और हम बीजेपी को हराएंगे. अब उनके ऊपर है आना नहीं आना, मगर कोई आए नहीं है, हम लड़ेंगे और हमको यकीन है बिहार की जनता हमको प्यार मोहब्बत दुआओं से नवाजेगी और हमको अच्छी कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, और बिहार में हम अच्छी से कामयाब होंगे. तो क्या असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी? महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ेंगे, पूरी तरह लड़ेंगे. और महाराष्ट्र के अंदर आप देखना इस टाइम रिजल्ट कितना अच्छा आएगा एमआईएम की फेवर में, क्योंकि पब्लिक को एक विकल्प चाहिए था और पब्लिक आज विकल्प के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देख रही है. और पूरे महाराष्ट्र में हम लड़ेंगे चुनाव, और कितनी सीट पर लड़ेंगे, कहां लड़ेंगे, तमाम चीज आपको प्रॉपर टाइम पे पार्टी के जो आला कमान है बता देंगे. शुक्रिया आपका वारिस पठान साहब, आपका शुक्रिया. आपने तमाम मुद्दे पर बातचीत की, खुलकर बातचीत की. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र की ही, क्योंकि महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी का मुद्दा चर्चा में है और इस मुद्दे पर राज ठाकरे की पार्टी गुंडागर्दी पर उतर आई है. राज ठाकरे की पार्टी के निशाने पर उत्तर भारतीय हैं. माना यह जा रहा है कि बीएमसी चुनाव पर इसका असर पड़ेगा. लोगों का कहना है कि एमएनएस के थप्पड़ का जवाब वोट से देंगे. भाषा पर मचे घमासान को लेकर हमारे सहयोगी सुधाकर कश्यप ने उत्तर भारतीय लोगों से बातचीत की. महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी का मुद्दा चर्चा में.
इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ नागरिक हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या लगता है ये मुद्दे को उनके ऊपर, जो मुद्दा है मराठी का और हिंदी का, तो इस मुद्दे पे जनता की क्या राय है हम जानते हैं। शैलेंद्र जी, आप बताइए पहले कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दे के ऊपर आपको क्या लगता है? इस मुद्दे पे हमको यही इतना बोलना है कि पिछले कई दिनों से, जब से ये महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने जीआर रद्द किया है, उस दिन से बहुत सारी बेकार तरह की राजनीति यहाँ पर शुरू हुई है। मनसे की गुंडागर्दी शुरू हुई है, उबाटा की गुंडागर्दी शुरू हुई है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है और उसको सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। तो इस प्रकार की गुंडागर्दी कहीं ना कहीं तो महाराष्ट्र और मुंबई में नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर इतना ही मराठी प्रेम अगर मनसे को लगता है तो मैं आपके हिंदी चॅनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मैं भी एक उत्तर भारतीय हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ की एवढंच जर वाटत असेल मनसेला, आणि त्यांच्या ते मुंबई अध्यक्ष कोण आहेत ना, संदीप देशपांडे, त्यांनी ह्या वरळीमधनं निवडणूक लढवली, त्यांना मी बोलू इच्छितो, तुम्हाला एवढंच मराठी प्रेम असेल ना, तर तुम्ही आप एक मराठी की क्लासेस शुरू करो, जिसके वजह से परप्रांतियों को मराठी की शिक्षा मिल सके। आज जो परप्रांतीय दूसरे राज्य से महाराष्ट्र और मुंबई में कमाने और खाने के लिए आता है, उस इंसान को मराठी आना चाहिए, ये 100% राइट है आपकी बात। लेकिन आपने जिस बाबूलाल चौधरी को वहां पर मारा मेरा भाईंदर में, आप उनके बच्चों को जाकर के पूछेंगे ना, तो वो शायद संदीप देशपांडे जी से भी अच्छी मराठी बोलते होंगे, क्योंकि उनकी वो पीढ़ी यहाँ पर जन्म ली है और उन्होंने यहाँ पे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, इसके लिए वो मराठी बोल सकेंगे। लेकिन जिसका बाप 40 साल की उम्र में दूसरा राज्य छोड़ करके बॉम्बे में आता है कमाने के लिए, वो कहाँ से मराठी बेचारा सीख पाएगा? वो तो अपने काम धंधे, अपने बिजनेस को बढ़ाने में व्यस्त रहता है। लेकिन उनकी जो जनरेशन है, उनके जो बच्चे, उनके साथ आप जाकर के मराठी में बात कीजिए, आपको शायद उसको बहुत अच्छा उत्तर आपको मिलेगा उसका। इसलिए मेरी आप लोगों से विनंती है और आप लोगों से एक निवेदन है कि इस प्रकार की राजनीति आप लोग न कीजिए। और मराठी प्रेम अगर आपको देखना ही है या मराठी के सम्मान की बात करनी है, तो अगर मराठी का सम्मान किसी ने किया होगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। जो इतने वर्षों से प्रलंबित पड़ा हुआ विषय था, जो इतने वर्षों से लटका हुआ विषय था, जो अभिजात दर्जा का विषय था, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र को ये सौगात दी है कि हमारे मराठी भाषा को, माई मराठी को क्या बोलता है, उसको अभिजात का दर्जा दिया है। उसके बाद आज गृह मंत्रालय ने एक निर्णय निकाला होगा, आपको शायद पता होगा कि इस प्रकार का निर्णय दिया गया है कि अब अगर आपको मराठी में पत्र मिलता है तो आपको उसका उत्तर भी मराठी भाषा में ही देना पड़ेगा। इससे हमारे मराठी भाषियों के लिए कितनी गर्व की बात है ये। इसलिए राजनीति करनी है, मतलब कुछ भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर राजनीति आपको करनी है और इसका जवाब आपको महानगर पालिका के चुनाव में, इस थप्पड़ का जवाब आपको वोट और मतदान के रूप में जनता आपको देगी, ये मेरा विश्वास है जनता की तरफ से। आप बताइए कि क्या लगता है आपको, ये जो मुद्दा जो है, इस मुद्दे के अनुसार? मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 10-15 दिन में घटनाएं हुई है, ये पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में अपनी मराठी समाज का जो संस्कृति है वो थोड़ा बदनाम हुआ है। हमारी महाराष्ट्र संस्कृति जो है एक दूसरे का मदद करने के लिए है, किसी को मारने पीटने के लिए नहीं है। मराठी लोग, हमको भी जब 89 में मैं मुंबई आया था तब हमको भी मदद किया था। तो ये सब थोड़ी सी राजनीति के लिए, और अपना पूरा मतलब यूपी बिहार में जाके देखे मराठियों को कितना प्रेम मिल रहा है। उन लोग गुस्से में हैं मगर अभी भी प्रेम करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ये जो चल रहा है ये बहुत बुरा चल रहा है। इसका जवाब जो है लोग, हमारे जैसे जनता, मतदान के रूप में सबको गिराएंगे, ये मेरा वादा है। अच्छा जी, आप बताइए कि आपको क्या लगता है? मुझे तो इस मुद्दे में कोई दम नहीं लगता ऐसा कि ये काफी दिनों से इन्होंने ये जो हिंदी और मराठी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। अभी जैसे कि बीएमसी में भाई ने हमारे कहा कि आप जिस लैंग्वेज में दोगे, आपको बीएमसी या जो भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं जो भी है वो आपको मराठी में रिप्लाई देंगी। इससे अच्छा क्या है? मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप ये जितना आज दूसरे देश के विकास की तरफ भाग रहे हैं और हम हिंदी और मराठी के पीछे भाग रहे हैं। आप मराठी बोल रहे हो, आज मराठी शालाओं की हालत देख लीजिए क्या होते जा रही है। आज आप दूसरे को बोल रहे हो कि मराठी सीखो, मराठी माध्यम के तौर पर आपके बच्चे कहाँ पढ़ाई किए हैं? आप एक भी उदाहरण दीजिए कि आपके बच्चे कौन से मराठी शाला में पढ़े हैं। हम तो यहाँ कह सकते हैं ये वर्ली मराठी स्कूल में हम लोगों ने 7वीं तक पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, लेकिन आप तो बताइए कि आपके बच्चे कहाँ पढ़े हुए हैं। उसके बाद में मेरे हिसाब से अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो अब ये सिर्फ मराठी लेकर चल रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको ये बताऊं, एसआरए का सबसे पहला प्रोजेक्ट ये प्रेम नगर सिद्धार्थ नगर का है। यहाँ पे सारे मराठी ही हैं, बाहर से आए हुए लोग नहीं, सारे मराठी हैं। आपने मराठियों के लिए क्या किया है? आज मैंने एक ट्वीट किया है,
यहाँ चलने की पूरा गटर भरा हुआ है, चल नहीं सकता है, आम आदमी चल नहीं सकता है, सारे मराठी ही हैं। आप क्या कर रहे हैं मराठी के लिए? सिर्फ मुद्दा लेकर चल रहे हैं। मराठियों के विकास की बात करिए। आज मराठी को आप अच्छी उस तरफ ले चलिए कि विकास की तरफ ले चलिए, ताकि हम एक विकास की तरफ आगे चलें। अब आपके पास 15 दिन से 20 दिन से सिर्फ एक ही मुद्दे पर आप चल रहे हैं। एक्चुअली आपके पास अब इलेक्शन के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अब आपको पता है कि आपको इसका जवाब इलेक्शन में वोट के जरिए पब्लिक देगी। वर्ली में आप लोगों को क्या मिला वो आप खुद जानते हैं। ऊपर से नीचे तक सांस आपकी ऊपर ही नीचे थी कि कब मैं नीचे आऊं और कब मैं ऊपर जाऊं। तो मेरे हिसाब से ये आने वाली नगर पालिका में आपको यहाँ वर्ली की पब्लिक वोट के रूप में आपको जवाब देगी। उत्तर भारतीयों बिहारियों में इसमें नाराजगी है कि ये घटना के बाद जो मारपीट की घटना चल रही है, तो डर है, नाराजगी है, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर भारतीय या कहीं के भी जो पर प्रांतीय हैं उनका तो सबका हर किसी का कहना यही था कि मुंबई महाराष्ट्र से सेफ हम कहीं नहीं हैं। आज महाराष्ट्र में कहीं भी हिंदू मुस्लिम मुद्दा या कोई भी चीज़ नहीं चलता है। मैं एक मुस्लिम हूँ और यहाँ पे सबसे सेफ महसूस करता हूँ कि हाँ, मैं महाराष्ट्र में सबसे सेफ हूँ। लेकिन आज ये जो मारपीट की राजनीति आप चला रहे हो, बेगुनाहों को आप मार रहे हो, एक बंदे को मिलके 4-4 लोग मार रहे हो, ये किस चीज़ का इंसाफ है? आपको मराठी, आप ठीक है, मराठी मुझे भी आती है, मेरे बेटे को भी मराठी आती है। अब मेरे पिताजी को नहीं आती है क्योंकि वो तो यहाँ पर आए थे, हम यहाँ के रहवासी हैं, जैसे भाई ने बताया। तो आप हमसे मराठी में बात करिए ना। आप जाके एक एजेड आदमी को 4 जन मिलके बहादुरी दिखा रहे हो, आप अपने जैसे हट्टे कट्टे पे बहादुरी दिखाओ तो उसका आपको रिप्लाई भी मिलेगा। तो मेरा बोलने का मतलब है ये सारी चीजें छोड़ो। जो प्यार मोहब्बत से हो सकता है वो लड़ाई झगड़े से कोई इसका हल नहीं हो सकता है। अब वो दादागिरी वाली भाषा चली गई। अब ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और देवेंद्र साहब की सरकार है यहाँ महाराष्ट्र में, उनके राज्य में मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोग दादागिरी करके जाएंगे। आप बताइए कितनी नाराजगी है उत्तर भारतीयों में, कितने डर है उत्तर भारतीयों में, बिहारियों में, जो नॉन महाराष्ट्र है उसमें? देखिए, उत्तर भारतीय और बिहारियों में कोई डर का वातावरण नहीं है। ठीक है, ऐसी चुटपुट घटनाएं हो रही है, लेकिन इसमें जो भी हिंदी भाषी नेता लोग कूद रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत भी है। कि क्या बोलता, कोई उत्तर प्रदेश से बैठ करके कोई स्टेटमेंट दे रहा होगा या कहीं से कोई स्टेटमेंट दो, तो इस प्रकार की मैं सभी नेताओं से विनती करना चाहता हूं कि कोई स्टेटमेंट न दे। जो भी यहाँ की समस्या है हम सुलझाने में सक्षम है और हमारे तरीके से हम भी सुलझा सकते हैं। और बाकी मनसे के लोगों को मेरी विनती है कि अगर आपको लड़ाई झगड़े से ही मार्ग निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। आपकी पार्टी का स्थापना 2009 में हुआ, 13.5% आपका वोटिंग प्रतिशत था, 13 विधायक चुन करके आए थे, नासिक जैसी महानगर पालिका आपको मिली थी। उसके बाद भी आपके लोगों ने उसको नहीं संभाल पाया, तो वो गलती आप लोगों की है, न कि क्या बोलता जनता की है। उसका गुस्सा आप जनता के ऊपर न निकालिए। पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने अस्तित्व में जन्म लिया और 13 विधायक और 1 महानगर पालिका और 11 नगर सेवक चुन करके आए, लेकिन उसको आप संभाल नहीं पाए क्योंकि आपके नेताओं की गुंडागर्दी और वसूली का धंधा यही आपके नेताओं का रह चुका है। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है, जिस प्रकार से 13.5 से शुरू करके 1.5 पे आप आ गए, उससे भी नीचे आप चले जाओगे अगर इस तरह की राजनीति करोगी। और इसका परिणाम आपको महानगर पालिका के चुनाव में वोट के जरिए, ये हमारा हिंदी भाषी नहीं बल्कि मराठी भाषी, हिंदी भाषी, हर प्रांत के लोगों ने ये ठान लिया है कि इस बार क्या बोलता हमको ऐसे असामाजिक तत्वों को बाहर उखाड़ के फेंक देना है जो लोग इस प्रकार की दंगा और घटना करते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है इसके मतलब ये लोग इसमें वोटों का पोलराइजेशन होगा क्या? वोट मतलब इसके खिलाफ जा सकते क्या? किस तरह से हो सकता है? वो पहले वाली मुंबई नहीं है, दादागिरी ये सब करके नहीं चलेगा। अभी लोगों से प्रेम करके, अगर ये समझ लो कि मुख्यमंत्री राज ठाकरे जी हो गए तो क्या उत्तर भारतीय मार खाएंगे और ये चुप बैठेंगे? ये सब राजनीतिक है, कुछ चंद वोटों के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। मैं तो सलाह दूंगा कि आपको सब वोट चाहिए तो सबको प्रेम से लेके चलो। महाराष्ट्र की संस्कृति जो है हम भी मानते हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति सबसे सुंदर है। महाराष्ट्र की जो संस्कृति बहुत सुंदर है, हम लोग को भाता है। हम लोग 40-45 साल से रहते हैं। हमसे हमारे भी दोस्त मराठी है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। ये इसमें कुछ फायदा नहीं है, उल्टा बदनामी के सिवा और कुछ नहीं। श्री आप कुछ बता रहे थे, आप मतलब क्या, आपको क्या लगता है कि और मराठियों के लिए तहे दिल से शुक्रिया करना है कि बहुत सारे मराठी लोग
और मराठी एक्ट्रेस और मराठी लोगों ने इस घटना का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि क्या बोलता है भाषा के आधार पर इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं उन सभी मराठी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि जिन्होंने उत्तर भारतीय और परप्रांतियों के मार झगड़े के विरोध में आकर के सामने आकर के कुछ बातें कही। हिंदुस्तानी भाव का भी मैं मतलब शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने राज ठाकरे को एक नसीहत भरा संदेश अपने ट्विटर और अपने हैंडल के माध्यम से दिया है। मैं इन सभी महान लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया है।